धरती का सबसे खूबसूरत चीज होने के साथ साथ सबसे पावरफुल भी है। अगर आपको इसके पार्ट्स को देखना हो तो तूफान इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है। और इन खौफनाक तूफानों को दुनिया भर में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अटलांटिक और नॉर्थ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन में इन्हें हरिकेन कहा जाता है, वही नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में ये टाइफून्स कहलाता है। बात करें साउथ पैसिफिक और इंडियन रीजन की तो यहाँ इन्हें साइक्लोन्स के नाम से पुकारा जाता है। अब नाम चाहे जो भी हो, पर ये समुद्री तूफान कितने खतरनाक हो सकता है इसको समझने के लिए सैफायर सिम्पसन स्केल को यूज किया जाता है। इस स्केल में हैरिकेन्स को कैटेगरी 1 से लेकर 5 के बीच में स्प्रेड किया गया है, जहां कैटेगरी 1 लो एंड हैरिकेन्स तो कैटेगरी 5 हाई एंड हैरिकेन्स को डिनोट करता है। बात करें दुनिया के सबसे छोटे हैरिकेन की तो ये था ट्रॉपिकल स्टॉर्म मार्को, जिसको हम कैटेगरी 1 में भी क्लासिफाई नहीं कर सकते क्योंकि इसकी विंड स्पीड सिर्फ 105 किलोमीटर पर आवर थी, जबकि कैटेगरी 1 के हैरिकेन्स के लिए विंड स्पीड कम से कम 119 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। लेकिन साल 2017 में आया हैरिकेन नेट कैटेगरी 1 के हैरिकेन का एग्जाम्पल है, जो कोस्टारिका की हिस्ट्री का सबसे महंगा नेचुरल डिजास्टर साबित हुआ था, जिससे $787 मिलियन और 48 लोगों की जानें चली गई थी। हैरिकेन नेट की विंड स्पीड करीब 145 किलोमीटर पर आवर था, जो आगे आने वाले हैरिकेन्स के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। अब एक कैटेगरी 2 का हैरिकेन बनने के लिए विंड स्पीड का क्राइटेरिया 154 से 177 किलोमीटर पर आवर के बीच होनी चाहिए। अब साल 2014 में आया हैरिकेन आर्थर इसका एक रिसेंट एग्जाम्पल है। अब कैटेगरी 3 के हैरिकेन्स दुनिया के मेजर नेचुरल डिजास्टर में गिना जाता है, क्योंकि इनका विंड स्पीड 178 से 208 किलोमीटर के बीच रहता है। ये इतना पावरफुल है जो बिल्डिंग्स को पलक झपकते ही आराम से तबाह कर सकता है। साल 2016 में आया हैरिकेन ओटो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, जिसका विंड स्पीड 185 किलोमीटर पर आवर था और इसकी साइज नीदरलैंड के बराबर थी। अब जरा सोचिए कि कैटेगरी 4 के हैरिकेन्स आखिर कितना खौफनाक होगा। अमेरिकन हिस्ट्री का द डेडलीस्ट नेचुरल डिजास्टर, जिसे द ग्रेट स्टॉर्म ऑफ 1900 भी कहते हैं, वो एक कैटेगरी 4 का हैरिकेन था। ये हैरिकेन 233 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ गैल्वेस्टोन सिटी से टकराया था। अब टक्कर के कुछ समय बाद ही पूरा का पूरा शहर मलबे के ढेर में बदल गया और इस घटना में 6000 से 12000 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन इतिहास के सबसे खौफनाक हैरिकेन के सामने ये कुछ भी नहीं है। और ये टाइटल जाता है साल 1970 के भोला साइक्लोन को, जो उस समय के ईस्ट पाकिस्तान से टकराया था, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। अब इस हैरिकेन का साइज अल्बानिया देश के बराबर था और इसने बांग्लादेश में 5 लाख से ज्यादा लोगों की जानें ली थी। ये इतना ज्यादा मौतें थी जितनी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका ने भी नहीं झेला था। कैटेगरी 4 का एक और एग्जाम्पल साल 2017 में आया हैरिकेन हार्वे, जो हंगेरी देश के साइज का था और अमेरिका के टेक्सास से जा टकराया था। इस हैरिकेन से अमेरिका को $125 बिलियन का नुकसान हुआ, जो इसे इतिहास का कॉस्टलीस्ट नेचुरल डिजास्टर बना देता है। लेकिन इस हैरिकेन को टक्कर देने वाला एक और कैंडिडेट है, जिसका नाम है हैरिकेन कैटरीना, जिसकी साइज पोलैंड के बराबर थी और जिसकी विंड स्पीड 282 किलोमीटर पर आवर रिकॉर्ड किया गया था। साल 2005 में आया ये हैरिकेन अमेरिका के साउदर्न कोस्ट से टकराया था और इसने $125 बिलियन के नुकसान के साथ 1000 लोगों की जानें ली। ये हमारा पहला कैटेगरी 5 का हैरिकेन था, लेकिन इस लिस्ट में और भी साइक्लोन्स बचे हुए हैं। साल 1979 में आया हैरिकेन पैट्रिका ने इतना बड़ा साइज हासिल कर लिया था कि ये स्पेन और पुर्तगाल की कॉम्बाइंड साइज का हो गया था और इसके विंड स्पीड 346 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गई थी, जो इतिहास के किसी भी हैरिकेन में मेजर्ड हाईएस्ट विंड स्पीड है। ये इतनी फास्ट है कि इसके सामने आने वाले शायद ही दुनिया का कोई भी बिल्डिंग इसको सरवाइव कर पाए। अब हैरिकेन पैट्रिका की तरह फास्ट तो नहीं, लेकिन इतिहास के सबसे ज्यादा समय तक चलने वाला हैरिकेन जॉन भी अपने आप में बेहद ही खतरनाक था। ईरान की साइज का ये हैरिकेन 31 दिनों तक चला और इसने 11,530 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल किया था, जो दूरी धरती की सरफेस का लगभग 30% है। अब इससे भी बड़े हैरिकेन्स के एग्जाम्पल इतिहास में बहुत ही कम देखने को मिला है, जिनमें से एक था हैरिकेन सैंडी, जो अमेरिका से टकराने वाला सबसे बड़ा हैरिकेन था। इसकी साइज ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया का आधा था, जो एक हैरिकेन के लिए बहुत ही ज्यादा मैसिव और डिजास्टरस था। हालांकि इसकी विंड स्पीड सिर्फ 185 किलोमीटर पर आवर थी, जिसके कारण इसने कुछ खास तबाही नहीं मचाई थी। लेकिन अगर ये थोड़ा सा फास्ट होता तो अमेरिका को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकता था। अब आखिर में बात करें इतिहास के सबसे बड़े हैरिकेन की, तो ये टाइटल जाता है टाइफून टिप को।
जिसकी शुरुआत नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में हुई थी। इसकी साइज भारत के बराबर थी और इसकी विंड स्पीड भी 305 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गई थी। किस्मत से जब तक ये जापान से टकराया तब इसकी स्पीड काफी कम हो गई, नहीं तो सोचो कि ये कितनी बड़ी तबाही मचा सकती थी। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि हम इतिहास के सबसे डेंजरस हरिकेन्स ऑलरेडी देख चुके हैं, तो ये सच नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ओशंस का वाटर लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है और पानी के गर्म होने के साथ हाई स्पीड हरिकेन्स आने की चांसेस भी बढ़ जाती है। अब एक एस्टिमेट के अनुसार साल 2100 तक हरिकेन्स की इंटेंसिटी आज से 11% तक हाई हो सकती है और फिर शायद इसके लिए हमें हरिकेन्स की कैटेगरी 6 भी बनानी पड़ जाए। हमारी दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जो देखने में इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये हर जगह पर इम्पॉसिबल है। आगे हम कुछ ऐसी 5 इम्पॉसिबल चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जो धरती पर तो नामुमकिन है पर दूसरे प्लैनेट्स पर काफी हद तक पॉसिबल है। जब हम डे लाइट में बाहर निकलते हैं तब सूरज के कारण हमारे शैडोज बनते हैं, लेकिन अगर धरती में एक की बजाय 2 सूरज होने लग जाए तो सिचुएशन काफी डिफरेंट होगी। बिल्कुल स्टार वार्स में दिखने वाले टैटूइन प्लैनेट की तरह, जहाँ पर इस प्लैनेट के 2 सूरज है और हर ऑब्जेक्ट की 2 शैडोज बनती है। अब ये कुछ वक्त पहले तक सिर्फ एक साइंस फिक्शन था, लेकिन जब केपलर 16b की खोज की गई तो पता चला कि ये प्लैनेट 2 स्टार्स के अराउंड ऑर्बिट करता है, जिससे अगर हम इस प्लैनेट पर रहने लग जाए तो हमारे भी 2 शैडोज बनेंगे। हमें लगता है कि यूनिवर्स में धरती के अलावा किसी भी प्लैनेट पर पानी नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड में GJ124b नाम का एक ऐसा भी प्लैनेट है जो पूरी तरह पानी से ढका हुआ है। अगर बात धरती की किया जाए तो धरती का 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, जो धरती के मास का 0.005% ही है। वही दूसरी ओर GJ1214b पर इसके मास का 10% पानी है, यानी इस प्लैनेट पर धरती के मुकाबले 10 से 20 गुना गहरा समुंदर है। अब धरती का वेदर आमतौर पर काफी वायलेंट और अनप्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन यूनिवर्स में मौजूद दूसरे प्लैनेट्स के मुकाबले ये तो कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्स में कोरोड 7b नाम का प्लैनेट है जहाँ पर पत्थरों की बारिश होती है। दरअसल इस प्लैनेट के आधे हिस्से का टेम्परेचर एक्सट्रीम हॉट यानी 2600 डिग्री सेल्सियस है, तो वही दूसरे आधे हिस्से का टेम्परेचर इसके कंपैरिजन में एक्सट्रीमली कोल्ड यानी कि 177 डिग्री सेल्सियस। इससे गर्म हिस्से का एक्सट्रीम टेम्परेचर पत्थर को भी पिघला देता है और ये पत्थर हवा में जाकर बादल बन जाते हैं। फिर जब ये बादल इसके दूसरे हिस्से पर जाते हैं तो वहाँ पर पानी की तरह ठंडा होकर ये बरसने लगते हैं और ये बरसात होता है सॉलिड रॉक्स का। पर HD189773b प्लैनेट के वेदर के सामने ये तो कुछ भी नहीं है। देखने में काफी सुंदर और जुपिटर से थोड़ा सा बड़ा ये प्लैनेट हमसे 63 लाइट ईयर दूर है, पर इसके सुंदरता के पीछे कुछ डरावना छिपा है। इस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर सिलिकेट पार्टिकल से बना है और यहाँ पर लगभग 2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से हवाएं चलती है, जो कि स्पीड ऑफ साउंड का भी 7 गुना है। यहाँ का टेम्परेचर लगभग 930 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और इससे भी डरावनी बात यह है कि यहाँ पर चलने वाली इन तेज हवाओं के साथ ग्लास रेन होता है, यानी अगर ये बरसात धरती पर होता है तो सिर्फ 5 घंटे और 33 मिनट में धरती का पूरा इक्वेटर कांच की एक मोटी चादर से ढक जाता। पर अगर बात तूफानी हवाओं की हो तो यूनिवर्स का कोई भी प्लैनेट HD189733b प्लैनेट के सामने नहीं टिक सकता। ये गैस जायंट है और इसकी स्टार फेसिंग साइड का टेम्परेचर 966 डिग्री सेल्सियस है और हैरानी की बात तो ये है कि इसकी डार्क साइड का टेम्परेचर भी 688 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि काफी अनयूजुअल है। पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर चलने वाली हवाएं लगभग 22,000 माइल पर आवर की स्पीड से चलता है, जो कि साउंड की स्पीड का 29 टाइम ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम धरती पर सबसे तेज चलने वाले विंड की बात करें तो साल 1999 में जो ओक्लाहोमा में सबसे फास्ट टॉर्नेडो आया था, उसकी विंड की स्पीड भी सिर्फ 484 किलोमीटर पर आवर था, जो इस गैस जायंट प्लैनेट पर चलने वाली हवाओं से 73 टाइम्स कम है। अगर कोई इंसान इस प्लैनेट पर चलने वाले तूफान में फंस जाए तो वो सिर्फ 1 घंटे 8 मिनट में धरती का एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर सकता है। बट अगर इन सब प्लैनेट्स को छोड़ भी दे तो हमारे सोलर सिस्टम में भी एक मून है जो काफी इंटरेस्टिंग है। दरअसल ये सैटर्न का मून टाइटन है और टाइटन का एटमॉस्फेयर इतना थिक है कि साल 2005 तक तो हम ये भी नहीं जानते थे कि इसकी सरफेस कैसा दिखता है, पर आज 2024 में हम इसके बारे में अच्छे से जानते हैं और आज की तारीख में ये कुछ ऐसी दिखती है। अब टाइटन एक अनोखी जगह है और यहाँ का अपना एक एटमॉस्फेयर भी है। यहाँ पर झीलें और नदियाँ है और धरती की तरह ही यहाँ पर बरसात भी होती है और टाइटन का एवरेज टेम्परेचर -179 डिग्री सेल्सियस है, जिस कारण यहाँ पर पानी हार्ड रॉक फॉर्म में पाया जाता है।
और केमिकल मीथेन लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ के बादल, नदियाँ और झीलें मीथेन से बनी हुई है, जो कि नेचुरल गैसेस का प्राइमरी कंपोनेंट है। हम अब तक टाइटन के सिर्फ 20% सरफेस को ही मैप कर पाए हैं और अंदाजे के मुताबिक इसके सिर्फ इतने से हिस्से में ही धरती से कई 100 गुना ज्यादा नेचुरल गैस और ऑयल मौजूद है। लेकिन अगर हम थियोरेटिकली देखें तो टाइटन तक जाना पॉसिबल है और इस मून का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना कम है कि अगर वहाँ तक जाकर हम कोई आर्टिफिशियल पंख ले तो हम भी बर्ड्स की तरह आराम से फ्लाई कर सकते। धरती से पुरुष खत्म होने वाला है अगले कुछ सालों के अंदर और सिर्फ महिला ही जन्म लेंगी, ऐसी ही न्यूज आर्टिकल आज बड़ी से बड़ी रिसर्च एजेंसी पब्लिश कर रही है। दरअसल वैज्ञानिकों ने रिसर्च में ये बताया कि धरती से वाई क्रोमोसोम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। दोस्तों, ये वाई क्रोमोसोम ही तय करता है कि पैदा होने वाला बच्चा लड़का बनेगा या लड़की। तो इंसानी बॉडी में टोटल 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें से 22 जोड़े पुरुष और महिलाएं दोनों में एक जैसी होती है। वही बाकी के 2 क्रोमोसोम जिनमें XX महिलाएं और XY पुरुषों को जन्म देती है। इसी में से जो Y क्रोमोसोम है उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि इस Y क्रोमोसोम में SRY नाम का जो जीन मौजूद है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जिसके चलते ऑटोमेटिकली XY क्रोमोसोम का प्रोडक्शन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो पुरुष पैदा होना ही रुक जाएगा। सिर्फ XX क्रोमोसोम यानी महिला ही पैदा होंगी। अब अगर धरती पर सिर्फ महिला ही बचेंगी तो बिना पुरुषों के तो उनका भी खात्मा होने लगेगा। जब बच्चे पैदा ही नहीं होंगे और जेनरेशन आगे ही नहीं बढ़ेगा तो फिर इस धरती से इंसानों का ही खात्मा हो जाएगा। अब इसको लेकर कुछ साइंटिस्ट का ये कहना है कि इस धरती पर कई ऐसी प्रजाति के जीव भी मौजूद है जो सिर्फ फीमेल ही होती है और उनमें पुरुष नहीं पाए जाते, पर फिर भी वो अपने बच्चे को जन्म दे सकती है। तो शायद आने वाले समय में महिलाएं खुद ही बिना पुरुष के बच्चे जन्म दे पाएगी, पर ये सिर्फ एक अनुमान है। अब हम ये समझते हैं कि ये जीन्स आखिर होते क्या है, क्योंकि SRY नाम का जीन ही तो रिस्पॉन्सिबल है जो मर्दों की आबादी को खत्म करने वाला है। तो उसे समझने के लिए मान लीजिए कि एक क्रोमोसोम है, उस पर 1000 से ज्यादा जीन्स मौजूद है। ये जीन्स छोटे छोटे पॉइंट्स की तरह होते हैं जो इंसानों की स्पेशलिटी को निर्धारित करता है कि किसी इंसान की आंखें कैसी होंगी या फिर उसका नाक या कान कैसा होगा। सो ये जो Y क्रोमोसोम है वो X क्रोमोसोम की तुलना में काफी छोटे होते हैं। तो उस पे आज से 300 मिलियन साल पहले 1438 जीन पाए जाते थे, पर समय के साथ साथ इनमें से 1393 जीन्स खत्म हो चुके हैं और बचे 45 जीन्स आने वाले 10 मिलियन सालों में पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। और इसी Y क्रोमोसोम के ऊपर SRY जीन पाया जाता है जो बच्चे मेल या फीमेल बनेगा वो डिसाइड करता है। तो वो भी अब धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है और वैज्ञानिकों के अनुसार जिस स्पीड से जीन्स घट रही है उस स्पीड से Y क्रोमोसोम आने वाले 11 मिलियन सालों में पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा। अब ऐसे में स्पाइनी रैट ही एक प्रजाति है जिसमें इंसानियत को जिंदा रखने के लिए उम्मीद वैज्ञानिकों ने देखी है। साल 2022 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ने एक आर्टिकल पब्लिश करी जिसमें बताया गया कि जापान में पाई जाने वाली ये स्पाइनी रैट जिनमें SRY जीन पाई जाती है उसने एक अल्टरनेट जीन भी डेवलप कर ली है जो Y क्रोमोसोम के खत्म होने के बाद भी पुरुष पैदा करने में सक्षम है। जिसका मतलब ये कि अगर भविष्य में SRY जीन खत्म भी होने लग जाए तो दुनिया इवॉल्व होकर पुरुषों को पैदा करने के लिए SRY जीन के अलावा भी किसी दूसरे टाइप का जीन बना लेगी। सो ऐसा माना जा सकता है कि आज के समय में मेल या फीमेल डिसाइड करने के लिए जो SRY जीन कर रहा है फ्यूचर में वो काम कोई और जीन करेगा। और ऐसा होना पॉसिबल भी है क्योंकि उन चूहों पर साइंटिस्टों ने रिसर्च करके ये बात ऑलरेडी साबित कर दिया है। हेलो गाइस, हमने बहुत सारे धागे लिए हैं